नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 22 मई दिन शुक्रवार। तो देख लेते हैं 22 मई से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को समझते हैं। तो पहले प्रश्न से बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। इसकी पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। तो यानी कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो संकल्प लिया गया वो 2019 में लिया गया, लेकिन 2005 से जो चाय उत्पादक प्रमुख देश हैं उनके नाम लिख रखा है। श्रीलंका, भारत, आपका इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, तंजानिया, ऐसे देश जो चाय उत्पादक प्रमुख देश हैं उनमें 2005 से ही मनाया जा रहा है 21 मई को। ठीक है। भारत चीन का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, यानी कि नंबर 1 पर कौन है? चाइना। नंबर 2 पर है इंडिया। बट भारत दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब यूज करने के मामले में सर्वाधिक नंबर एक पर है भारत। भारत दुनिया की 30% चाय का उपभोग कर लेता है। ठीक है। दुनिया में जो 30% चाय का उत्पादन किया जाता है उसमें से तो 30% है वो केवल भारत ही उपभोग में लाता है अपने। ठीक है। तो ये याद रखिए, रखने वाली बात हमारे लिए है। चलिए दूसरे प्रश्न से देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंडमान से दुर्लभ पाम पेड़ को स्थानांतरित कर दिया गया। तो पाम पेड़ क्या है, क्यों स्थानांतरित किया गया, सारा विवरण नीचे है। तो देख लेते हैं। पहले दक्षिणी अंडमान द्वीप से एक दुर्लभ पाम पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला में स्थापित किया गया है। तो वहां से निकाल करके इसे केरला में स्थापित किया गया है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है। इस दुर्लभ पाम को पिनंगा अंडेमानसिस, ये नाम याद रखिएगा, ये इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं कि पिनंगा अंडेमानेंसिस इसका नाम है। और बेसिकली जो पिनंगा अंडेमानेंसिस इसको नाम दिया गया, ये मलेशियाई राज्य पेनांग से दिया गया। ये बात भी याद रखिएगा कि इसका नाम मलेशियाई राज्य पेनांग से दिया गया है। अगर मैं बात करूं इस पेड़ की, तो इसकी पेड़ की वर्तमान में मात्र 600 नमूने ही हैं और यह आमतौर पर बहुत ही छोटा और सदाबहार वनों में या जंगलों में पाया जाता है। इसके कुछ नीड होती है पेड़ों के, जैसे कि 5 से 6 घंटे धूप चाहिए, 80% आर्द्रता चाहिए, उसी जगह पर वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और तापमान भी है 22 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान भी होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रजाति को 1992 तक क्या माना जाता था? विलुप्त माना जाता था। ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में 600 नमूने वर्तमान में संरक्षित हैं। उन्हीं में से एक है अंडमान, जो निकाल करके निकाला गया पाम पेड़ केरला में। ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा प्रश्न। आई होप आपको सारी चीजें मैंने मेंशन करके रखी हुई, आप लोग इससे तैयार कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है तो देख लेते हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। लोगों में हिंसा, आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना मेन मोटो रहेगा। और होता क्यों है तो 21 मई 1991 को, 21 मई 1991 में चेन्नई के एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे समुदाय ने किसकी हत्या कर दी थी? राजीव गांधी के। देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की लिट्टे समुदाय द्वारा चेन्नई में हत्या कर दी गई थी। अब एक प्रश्न दिमाग में आया, लिट्टे क्या है? तो लिट्टे एक तमिल अलगाववादी संगठन है जो कि आतंकवाद से प्रेरित था। श्रीलंका का, भारत का नहीं, श्रीलंकन तमिल समुदाय जो कि कह सकते थे एक तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, उसी को लिट्टे कहते थे। ठीक है। हालांकि भी लिट्टे बैन है, याद रखिएगा। तो इन्हीं 21 मई के दिन ही इन्हें बम से इनकी हत्या कर दी गई, बम बांध करके। भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। 1984 से लेकर के 1989 के बीच में देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं बम बांध के तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि एक महिला के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी स्टेज पर पहुंच करके। तो राजीव गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 1944 में मुंबई में, यानी कि 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था, तत्काल की मुंबई। इनकी माता इंदिरा गांधी जी थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। ठीक है। ये याद रखने वाली बात। अच्छा, एक बात और आपको याद रखने, 1985 से 1985 से 1991 तक, जब तक इनका निधन नहीं हुआ तब तक ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो ये बात भी हमको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री तो 1984 से 1989 के बीच रहे। और 84 की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी दौरान, 84 के दौरान ही इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हो गई थी। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न से देखते हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ पहुंची। तो आयुष्मान भारत की बात कर लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना है। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 2018 में। इससे पहले इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था। यह योजना बेसिकली एक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। ठीक है। अच्छा, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO के अनुसार लगभग 82% शहरी आबादी और लगभग 86% ग्रामीण आबादी किसी भी के पास स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं है। तो ये भी बड़ा एक फैक्ट है कि 82% शहरी और 86% ग्रामीण के पास अभी भी कोई स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है।
अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो आपको 2-3 फैक्ट हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि ये 2018 में प्रारंभ हुई, पहला चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के मामले में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से एक और निकल करके आपके लिए आएगी कि इसमें 60-40 का रेशियो रहता है, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है और 40% वहन करता है राज्य, ठीक है। तो 60-40 का इसमें आंकड़ा भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन जी, ठीक है। अगला है सुकून, कोविड-19 बीट द स्ट्रीट, कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रीट नहीं है, स्ट्रेस, कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है। तो सुकून, कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये क्यों लागू किया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण लोग रहते रहते घरों में बड़ा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर किस दिन यूटी बना, यानी कि यूनाइटेड आपका केंद्र शासित राज्य बना, यूनियन टेरिटरी बना, इसके बारे में भी आप बताइएगा कि कौन सी तिथि थी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूटी के रूप में बने। तो ये आपके हो गए 2 प्रश्न, ठीक है। इस्पात, भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उम्मीन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। तो दिलीप उम्मेन अब नए ISA यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के क्या होंगे, प्रमुख होंगे। इन्होंने टीवी नरेंद्रन का स्थान लिया है, तो ये बात भी याद रखिएगा, टीवी नरेंद्रन का इन्होंने स्थान लिया है। अगर मैं बात करूं इंडियन स्टील एसोसिएशन की, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो ये सारी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त होंगे गोविंद राजुलू चिंटला। आप सबको याद होगा अभी हाल ही में नाबार्ड ने बहुत बड़ी रकम जारी की थी, तब मैंने आपको सारी बात जानकारी नाबार्ड के बारे में दी थी। नाबार्ड के वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन जो नए अध्यक्ष होंगे वो गोविंद राजुलू चिंटला इसके नए अध्यक्ष होंगे, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटला होंगे। चलिए इतनी बात बेसिकली आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मैंने कल भी आपसे पूछा था, लेकिन आप लोगों ने बताया था, तो बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका की मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। देखिए झाबुआ एक जिला है मध्य प्रदेश का, इसी में आदिवासी महिलाओं के लिए, बेसिकली झाबुआ बहुत ही बाहुल्य है आदिवासियों के मामले में। तो इस ज़िले में उनके प्रसव के लिए कि बेहतर ढंग से प्रसव सुविधाएं मिल पाएँ, आवाजाही की सुविधाएं मिल पाएँ, इसलिए दीदी वाहन सेवा को प्रारंभ किया गया है। अगर मैं बात करूं झाबुआ की, तो झाबुआ मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला, जिसमें अगर मैं बात करता हूं कि पेटलावद एक विकास खंड है इसी जिले के अंतर्गत, जिसके अंदर 10 ग्राम पंचायतें आती हैं और 10 ग्राम पंचायतों के अंदर 29 गांव शामिल हैं। तो उन सबको इसका लाभ मिलेगा, यानी टोटल 29 गांवों को लाभ मिलेगा, जो कि पटेलावद विकास खंड की कह सकते हैं स्थित हैं, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि चरण पादुका अभियान भी प्रारंभ किया गया है MP के द्वारा ही, कि मजदूरों को चप्पल या जूता देने का कार्यक्रम किया जाएगा। CM यहाँ के कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर वर्तमान में लालजी टंडन हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वीं सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किया गया है, यानी कि 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अब आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे जाना है। मैंने आपको कल की करंट अफेयर में बताया था कि बन सकते हैं और कल इनको यह पद मिल चुका है। मैंने आपको ये भी बताया था ये जापान का स्थान लेंगे। तो जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी इनका ये स्थान लेंगे, डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। अगर मैं बात करूं WHO के बारे में आप लोगों ने कल ही बताया था, स्थापना 1948 में हुई थी। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO में शामिल हुआ और WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश शामिल हैं। अब मैं बात करूंगा कि अध्यक्ष चुने कैसे जाते हैं। देखिए WHO के अनुसार दुनिया में 6 क्षेत्रीय रीजन हैं, यानी कि WHO ने 6 क्षेत्रीय रीजनों के बारे में भागों में बांट रखा है दुनिया को। अब वो 6 रीजन कौन से होंगे, बेहतर है आप लिख लीजिएगा या याद रखिएगा। जैसे कि अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, दक्षिण पूर्व एशिया रीजन, यूरोपीय रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन, पश्चिमी प्रशांत रीजन। तो ये टोटल हो गए 6 रीजन और इन्हीं रीजनों में से
प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष एक अलग अध्यक्ष चुना जाता है। तो कह सकते हैं कि साउथ एशिया रीजन के लिए अब की बार डॉक्टर हर्षवर्धन जी का चयन किया गया है। तो याद रखिएगा कि साउथ एशिया रीजन से अब की बार चयन किया गया है। तो प्रत्येक वर्ष एक वर्ष का कार्यकाल रहता है इन अध्यक्ष का, और डब्ल्यूएचओ को जितने भी कार्य होते हैं उन सबका निर्णय यही बोर्ड लेता है, विश्व स्वास्थ्य सभा। तो इसी के 34 सदस्य होते हैं कार्यकारी बोर्ड में, उनके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। डब्ल्यूएचओ से कोई भी क्वेश्चन आप सबको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जब भी एग्जाम कंडक्ट होंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली संस्था अगर कोई रहेगी तो वो होगी डब्ल्यूएचओ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर क्वेश्चन। जो भी आपको समझ नहीं आते निश्चित कमेंट रूप से पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।